नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये नाम सुनते ही हमारे मन में एक छवि उभरती है। उस छवि ने चाहे शॉल ओढ़ा हो या आजाद हिंद फौज की वर्दी पहनी हो, लेकिन चेहरे पे नजर आता है दृढ़ निश्चय। आंखों में आजाद भारत का सपना और उन्हीं आंखों पर गोल गोल चश्मा, सर पर एक टोपी और हाथ सैल्यूट को उठे हुए। उस छवि में हाथ सैल्यूट को उठे हों या न उठे हों, लेकिन हमारे हाथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए सैल्यूट में जरूर उठ जाते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि यही वो नाम है जिसके नाम के आगे नेताजी शब्द सार्थक हो जाता है। ऐसा दावा किया जाता है कि 1945 में नेताजी की मृत्यु एक विमान हादसे में हो गई थी, लेकिन ताइवान सरकार ने दावा किया कि जिस दिन का दावा है उस दिन कोई भी जापानी लड़ाकू विमान हादसा हुआ ही नहीं था। तो क्या सुभाष चंद्र बोस अपनी मौत से आगे 40 साल तक जिंदा रहे? क्या नेताजी उसके बाद भी जिंदा हैं? कुछ लोगों का मानना है कि वो अब तक जिंदा हैं। ये सारी बातें कुछ तथ्यों के साथ आपके साथ साझा कर रहा हूं मैं, निधिकांत पांडे, और ये लेख है विपुल कुमार पांडे जी का, जिसने हिंदुस्तान की गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और फिर अचानक ही गुमनामी के अंधेरे में खो गया। आजादी के उस नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की पहेली समझते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब अंग्रेजों के इरादों का पता लगा तो वे चुपचाप हिंदुस्तान छोड़कर निकल गए। जब हिटलर के मंसूबों की भनक लगी तो वो चुपचाप जर्मनी से जापान रवाना हो गए। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने घुटने टेक दिए, तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस कहां गए इसका कभी पता नहीं चला। इस सवाल की पड़ताल के लिए आजादी के 2 दशक के अंदर 2 आयोग बने और दोनों ही एक ही नतीजे पर पहुंचे। 1956 में बनी शाहनवाज खान कमेटी। तब देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और देश में कांग्रेस की सरकार थी, उसी कांग्रेस की जिससे नेताजी अपना नाता तोड़ चुके थे, अंग्रेजों की मुखालफत के लिए हिंदुस्तान छोड़ चुके थे। उसी कांग्रेस की सरकार ने 1956 में सुभाष चंद्र बोस की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए शाहनवाज कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने पूरी जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा कि सुभाष चंद्र बोस की मौत ताइपे में विमान दुर्घटना में हुई थी। कहने को तो नेहरू सरकार की ओर से गठित कमेटी ने नेताजी की मौत की गुत्थी सुलझा ली, लेकिन इस पर कोई भी यकीन नहीं कर सका और सरकार को दोबारा आयोग का गठन करना पड़ा। 1970 में जीडी खोसला आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने भी 4 साल तक जांच की और जांच के बाद शाहनवाज खान कमेटी की कहानी पर मोहर लगा दी। अब वो कहानी क्या है? कुछ इस तरह। वो तारीख थी 12 अगस्त और साल था 1945। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पता चला कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने को है और जापान ने सरेंडर करने का फैसला ले लिया है। तब बोस सिंगापुर में थे और 2 परमाणु बम हमलों से जापान में हाहाकार मचा हुआ था। बावजूद इसके नेताजी ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उन्हें हर हाल में मंचूरिया पहुंचना था और वहां से सोवियत रूस पहुंचकर ब्रिटेन के खिलाफ भारत की आजादी में मदद मांगनी थी। कहा जाता है कि इसी योजना में मदद करने के लिए जापान ने बोस को सिंगापुर से वापस बुलाया था। आजाद भारत का सपना लिए बोस ने आखिरी उड़ान 17 अगस्त 1945 को भरी थी। जापानी बम वर्षक जहाज में सवार होकर बोस जापान के लिए निकले। वो विमान ताइपे में रुका और फिर उसने स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर बाद 2 बजे एक बार फिर जापान के लिए उड़ान भर दी। दावा किया जाता है कि जापानी बम वर्षक उड़ान भरते ही हादसे का शिकार हो गया और नेताजी की इसमें मौत हो गई। आधिकारिक दावे में नेताजी की मौत
का एक चश्मदीद भी मिलता है जिसका नाम आबिद हसन बताया गया है। दावा किया जाता है कि आबिद हसन उसी विमान में सवार थे जिस हादसे में सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई थी। दावा तो यह भी है कि जापान की डॉक्टर तानेयोशी योशिमी ने बोस का इलाज किया था और उनके हवाले से सरकार ने यह भी दावा किया कि हादसे में बोस सिर से पांव तक बुरी तरह झुलस चुके थे और स्थानीय समय के मुताबिक 18 अगस्त की रात 11:50 पर सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई थी। मौत के बाद नेताजी का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनकी अस्थियां रेंको जी के मंदिर में रख दी गईं। दो आयोगों की रिपोर्ट, एक कहानी, एक नतीजा, लेकिन ये जांच भी नेताजी की मौत की गुत्थी नहीं सुलझा सकी, क्योंकि जिन आयोगों ने नेताजी की मौत की गुत्थी सुलझा लेने का दावा किया, उन दोनों ही आयोगों ने ताइपेई का दौरा करने की जहमत तक नहीं उठाई थी, जहां पर नेताजी का विमान कथित तौर पर हादसे का शिकार हो गया था। दोनों आयोगों को झटका तब लगा जब ताइवान की सरकार ने अपनी जमीन पर किसी तरह के विमान हादसे से ही इनकार कर दिया। दो आयोगों ने दावा कर दिया था कि ताइपेई में हुए विमान हादसे में नेताजी का निधन हो गया है, लेकिन ताइवान की सरकार ने यह दावा कर दिया कि उस दिन ताइपेई में कोई भी जापानी लड़ाकू विमान हादसे का शिकार नहीं हुआ था। तो आखिर सच है क्या? इसका पता लगाने के लिए तीसरे आयोग का गठन हुआ और ये 1999 में बना। तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। नेताजी की मौत की मिस्ट्री से पर्दा उठाने के लिए 14 मई 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में तीसरा आयोग बना, जिसने करीब 6 साल तक जांच की। आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि 2005 में ताइवान सरकार ने मुखर्जी आयोग को बताया कि उसकी धरती पर 1945 में कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नेताजी की मृत्यु किस जगह पर या किस ढंग से हुई, इसे जानने के ठोस सबूत नहीं हैं। आयोग का मानना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में नहीं हुई, ऐसा माना जाता है। आयोग ने इस आम धारणा को भी मानने से इनकार कर दिया कि जापानी मंदिर में रखे अवशेष नेताजी के ही हैं। आयोग ने इस घटना से संबंधित 6 गवाहों से पूछताछ की, लेकिन सभी गवाहों ने हादसे में नेताजी की मौत से इनकार किया। मुखर्जी आयोग ने रिपोर्ट में कहा कि जापान के रेंकोजी मंदिर में रखी अस्थियां नेताजी की नहीं हैं। मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट से साफ हो गया कि नेताजी की मौत विमान हादसे में नहीं हुई, लेकिन आयोग इसकी वजह भी नहीं बता सका। अब नेताजी की मौत की पहेलियों में एक और पहेली है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो पहेली है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में 100 साल से ज्यादा उम्र तक जीवित रहे आजाद हिंद फौज के सेनानी निजामुद्दीन। भारत की आज़ादी के सपने में नेताजी के साथी रहे निजामुद्दीन की जिंदगी नेताजी से जुड़े किस्से बताने में बीती और नेताजी की मौत की खबर को खारिज करने में ही गुजरी। आजमगढ़ के निजामुद्दीन दावा करते रहे कि वो आज़ादी के आंदोलन में नेताजी के ड्राइवर बनकर साये की तरह साथ साथ रहे, पग पग पर उनके साथ चले और विमान हादसे में उनकी मौत हो ही नहीं सकती क्योंकि बोस उस विमान में सवार ही नहीं थे। निजामुद्दीन ने बार बार दावा किया कि नेताजी की मौत की खबर फैलने के 3-4 महीने बाद वो खुद नेताजी को लेकर थाईलैंड के बॉर्डर पर पहुंचे थे और उन्हें कार से छोड़ा था। निजामुद्दीन ये सवाल करते रहे कि अगर बोस विमान हादसे के शिकार हो गए थे तो उनकी कार में सवार शख्स कौन था। अगर 18 अगस्त 1945 की रात बोस ने आखिरी सांस ली थी तो निजामुद्दीन ने इसके 3-4 महीने बाद थाईलैंड के बॉर्डर पर किसे छोड़ा था। सवाल यह भी है कि अगर ताइपेई में सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई थी तो ताइपेई म्यूनिसिपैलिटी की रजिस्टर में किसी भी मौत का जिक्र क्यों नहीं है, उसे दर्ज क्यों नहीं किया गया। इस पहेली ने बोस की गुमशुदगी को और उलझा दिया और 18 अगस्त के बाद दशकों तक बोस को देखने के दावे मिलते रहे।
एक दावा यह है कि बंगाल के कूच बिहार में शूलमारी आश्रम में ऐसे दस्तावेज रखे हुए हैं जिनमें उनकी मौत की तारीख 1977 बताई जाती है। दावा यह भी किया गया है कि 1964 में नेताजी देहरादून में संत के वेश में दिखे और खबर फैलने के बाद गायब हो गए। देहरादून में ही उनकी मौत भी हुई, लेकिन इस दावे का भी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल सका है। मुखर्जी आयोग के सामने कुछ लोगों ने दावा किया कि नेताजी कोई और नहीं, फैजाबाद में रहने वाले मौनी बाबा थे। 1985 में मौनी बाबा अचानक लापता हो गए और उनके पीछे छूटे सामानों में एक चिट्ठी भी थी जो सुभाष चंद्र बोस की भतीजी ललिता बोस की चिट्ठी थी। इन्हें अगर अफवाह भी माना जाए तो अफवाहों में भी नेताजी अपनी तथाकथित मौत के 40 साल बाद तक जिंदा रहे। अब मेरा मानना यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी जिंदा हैं। कहानियां, आरोप जैसी भी रहे हों, देखने सुनने वालों की जो भी बातें रही हों, लेकिन आज के युवा में, उनके मन में, उनके विचारों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी जिंदा हैं। हम सबको वो प्रेरणा देते हैं, कुछ कर गुजरने की चाहत देते हैं, मन में एक विश्वास देते हैं। आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों से ही नहीं, बल्कि हमारे विचारों में आज़ादी लाने के लिए वो हमें आज़ाद हिंद का सपना देते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहें। धन्यवाद।